नमस्ते साथियों। जैसा कि आपको पता होगा कि आज अपनी क्लास नंबर 3 है, अपनी क्लास तीसरी है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अपन ने पिछली कक्षा क्लास 2 में बात की थी संविधान की बैठकें हुई, संविधान की कार्यप्रणाली क्या थी, उनमें मतलब महिला की सदस्य क्या थी। तो अपना आज की क्लास तीसरी, तो अपन आज इसमें जानेंगे कि समितियाँ किसके क्या कार्य, वो भूमिका थी इसकी, और इसमें मतलब भाग क्या, इसके संविधान के कौन कौन से भाग हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं एक दृष्टि का स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास नोट्स के आधार पर ये क्लास लगाता हूँ। तो अगर आपको पसंद हो तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को। जैसे कि अपने संविधान की समितियों को निर्माण किया गया था, तो सबसे इम्पोर्टेंट अपनी जो भी आती है वो प्रारूप समिति है, क्योंकि हमेशा इससे क्वेश्चन किया जाता है। जो कि इसके अपने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसके प्रारूप समिति को अपन विस्तार से जानेंगे, और सभी समिति में ना महत्व नहीं है, तो मतलब उनके तो अध्यक्ष का नाम जान लेंगे और इसका मतलब विस्तार से जानेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि प्रारूप समिति को अपन ड्राफ्ट कमेटी कह देते हैं, मसौदा समिति कह देते हैं, पांडुलिखन समिति के नाम से भी इसको ही जाना जाता है, जो प्रारूप समिति अपनी। तो इस जैसे कि संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया गया। जो अपने संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उनके द्वारा अपने प्रथम प्रारूप का निर्माण किया गया, जिस पर विचार विमर्श के लिए 29 अगस्त 1947 को सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिशों पर 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पे किया गया दोस्तों? सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। तो पहले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के द्वारा 30 अगस्त 1947 को अम्बेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अर्थात संविधान सभा के द्वारा अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था। तो इनके जो भी 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों ने मिलकर इनका भीमराव अम्बेडकर जी को अध्यक्ष के रूप में चुना, जबकि संविधान सभा के द्वारा इनका चुनाव नहीं किया गया था दोस्तों। और ये सेकंड थे इसमें गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो अय्यर के नाम से प्रसिद्ध अय्यर। चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला। पांचवे थे KM मुंशी, जो कि मूलतः कांग्रेस सदस्य थे। और छठे थे N माधव राव, जो कि BL मित्र के स्थान पर, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों संविधान सभा की सदस्य से त्यागपत्र दे दिया था। तो BL मित्र के स्थान पर थे N माधव राव, जिनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और सातवें सदस्य में TT कृष्णमाचारी, तो DP खेतान के स्थान पर, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रारूप समिति के द्वारा भारतीय संविधान, ये देखिए, तो आप जैसे कि क्लास की इसका मतलब कि ले रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर क्लास नोट साथ के साथ बनाते चल रहे हैं आप। तो प्रारूप समिति के भारतीय संविधान के प्रारूप पर सूक्ष्मता से विचार किया गया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि संविधान का निर्माण करने का महत्वपूर्ण भूमिका प्रारूप समिति की थी अपनी। तो इसके प्रारूप पर सूक्ष्मता से विचार विमर्श किया गया तथा 4 नवंबर 1948 को संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा गया। संविधान सभा के समक्ष रखा गया 4 नवंबर 1948 को। इस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया। तो कब पढ़ा गया संविधान को पहली बार? 4 नवंबर 1948 को। तो इस दिन भारतीय संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां विद्यमान थी। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पहली बार जब संविधान को पढ़ा गया, तो जब उस टाइम अनुच्छेदों की संख्या और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो वहाँ थी 315 और 8 अनुसूचियां, अनुच्छेद थे 315। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को महान दस्तावेज की संज्ञा दी, कि अगर महान दस्तावेज की संज्ञा देने वाला मतलब कि 4 ऑप्शन रहे इसमें, तो मतलब कि इसमें वो रहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आएंगे। जैसे कि आपको पता है IAS की एक तरीके से IAS के जो पढ़ाते क्लास में वो नोट्स है, तो आप बिल्कुल नौ फिक्र होकर अपना क्लास नोट साथ के साथ बनाते चल सकते हैं। तो अपना अगला पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की योगदान कारण इसे भारतीय संविधान का जनक
तो ये हम आमतौर पर क्वेश्चन पूछे। भारतीय संविधान का जनक, जननी, वास्तुकार, शिल्पी, रचयिता आदि की संज्ञा दी जाती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। और प्रोफेसर हुए के.वी. राव ने डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान निर्माण के योगदान के कारण भारतीय संविधान की जनक एवं जननी की संज्ञा दी है। उन्होंने जनक और जननी की संज्ञा दी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारंभ में बंगाल से सदस्य चुने गए थे, परंतु देश विभाजन के पश्चात अम्बेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये पहले बंगाल से थे, लेकिन बंगाल का विभाजन हो जाने के बाद जो कि पाकिस्तान में चला गया उस हिस्सा में, तो फिर ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव जो कि सदस्य, आपको पता है कि संविधान सभा में अगर वो सदस्य चुनना बहुत जरूरी था, इसलिए वहाँ से मुंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए। तथा स्वतंत्र भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रथम विधि मंत्री की भूमिका निर्वहन किया। तो अपने प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत में। तो दूसरी अपनी समिति आ जाती है राज्य समिति, जिसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसा कि तो अब अपने चलिए आगे। तो अपने तीसरी समिति का नाम आ जाता है वार्ता समिति, जिसकी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चौथी समिति संघ शक्ति समिति, जिसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और प्रांतीय संविधान समिति के भी सरदार पटेल जी थे। और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति के थे सरदार पटेल ही जी थे। सदन समिति के अध्यक्ष जो कि पेट्टाभी सीतारामैया थे। और परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष थे अपने अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे अपने उषानाथ सेन। और नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए के.एम. मुंशी। तो इसके कार्य, अब संविधान सभा कार्य और भूमिका जान लेते कि इसके क्या कार्य थे, क्या भूमिका रही इसकी संविधान सभा की अपने संविधान निर्माण में। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा को विधायिका की भूमिका प्रदान की गई। जैसे कि आपको जानते हो विधायिका एक संसद, जिसको अपने संसद हो तो उसको विधायिका की संज्ञा दी गई संविधान के अनुसार। तो संविधान सभा को विधायिका की भूमिका प्रदान की गई थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। परंतु जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, एवं जब संविधान सभा विधायिका के रूप में गठित होती थी तब इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर के द्वारा की जाती थी। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब संविधान सभा विधायिका के रूप में गठित होती थी उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो उसका वह आंसर होगा जी.वी. मावलंकर, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी अगला पॉइंट है इसमें, संविधान सभा के द्वारा निम्न कार्य संपादन किए गए। तो ये मुख्य कार्य थे जिनके द्वारा संविधान सभा के द्वारा इनका संपादन किया गया। पहला कार्य 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सहमति प्रदान की गई। और दूसरा पॉइंट था 16 मई 1949 को संविधान सभा ने भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकृति प्रदान की, मतलब यूएनओ भारत ने सदस्यता कब ग्रहण की? 16 मई 1949। राष्ट्रध्वज का क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो 22 जुलाई 1947 हो ही जाएगा। तीसरा पॉइंट हमने कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में सहमति प्रदान की। तीसरा कार्य राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। और चौथा मुख्य कार्य था जो कि 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस दिन संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को मान्यता प्रदान की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया इसी दिन। राष्ट्रगीत भी, राष्ट्रगान भी। और यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए।
क्योंकि अंतिम यह पूछल कि अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो देखिए संविधान, तो इसके अपने दो बार दे, एक तो आंशिक लागू कब हुआ अपना संविधान, और पूर्ण लागू कैसे कब हुआ। तो आंशिक लागू अपना 26 नवंबर 1949 को। और अगला पॉइंट हो जाएगा आंशिक लागू होने में कि इस दिन मतलब कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 394 के अंतर्गत संविधान के 16 अनुच्छेदों को जिनका संबंध नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, संक्रमणकालीन बंद आदि से था को लागू कर दिया गया, अर्थात भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। अगला पॉइंट 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया गया। तब वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय लोगों संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मनाए जाने की शुरुआत की, जैसे कि आप पता होना चाहिए, पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाए 26 नवंबर, लेकिन अपने भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको मतलब कि संविधान दिवस के रूप में मनाया स्टार्ट किया, शुरू किया। तो उसके अगला पॉइंट हो गया अनुच्छेद 394 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे, जिसे संविधान की प्रारंभिक तिथि के रूप में मनाया जाएगा। और अपन अब दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि पूर्ण लागू में क्या क्या बातें थी अपने। तो इस 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से लागू होगा अपना संविधान। और इसमें अगला पॉइंट था लाहौर अधिवेशन के ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता की तिथि जनवरी निर्धारित की थी। क्योंकि आपको पता होगा कि लाहौर अधिवेशन 1928 में हुआ था, तो जिस दिन 26 जनवरी को जो ये संविधान मतलब ये इसको लागू करने का कार्य मतलब कि स्वतंत्रता के लोगों के द्वारा मांग की थी, तो उस आधार पर 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। और जैसे कि संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, तो संसद के रूप में निर्माण हो गए संविधान सभा का, जो कि 1952 में संसद के गठन के पूर्व तक अस्तित्व में रही। तो 1952 में चुनाव हुए, तो तब तक आपको भी ज्ञात होगा कि सरकार चल रही थी। आप भी कभी सोचते होंगे सरकार कौन चला रहा था जब संसद ही नहीं थी। तो अंतरिम संसद का निर्माण 1952 में हुआ, जबकि जब तक संसद का कार्य संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था। और इस दिन ही भारत को संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। और ये देखिए कि आप मोटा मोटा प्रारूप अगर समझना चाहें संविधान क्या है, इसका अनुच्छेद क्या, भाग क्या, तो अपना ये सबसे बड़ा हो गया संविधान जो कि ये है। और फिर इसके अनुसूची और प्रस्तावना इसके ही भाग है, मतलब कि इसके, लेकिन इसका अलग, इनका कोई अस्तित्व नहीं है संविधान के बिना। तो पहले संविधान, फिर संविधान में है, फिर आगे भाग, दूसरे नंबर पे आएंगे भाग। भाग में छोटा रूप हो जाता है अध्याय, फिर अध्याय का छोटा रूप हो गया अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 19 हो गया। फिर अनुच्छेद में छोटा हो गया खंड, या अनुच्छेद 19(1) हो गया। फिर खंड में भी उपखंड, जो कि 19(1) ए हो सकता है, कह सकते हैं। अब अगला टॉपिक आ गया कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग विद्यमान थे। जैसे आप पता होगा कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग शामिल थे संविधान में, जबकि वर्तमान भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, मतलब अभी भी 395 अनुच्छेद ही अपने 22 भाग है, 12 अनुसूचियां, जो कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है संविधान संशोधन के द्वारा। जैसे कि पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, कौन करता है, कब कैसे किया जाता है। तो अगला पॉइंट है अपने संविधान के भाग, कि संविधान के कितने भाग। तो संविधान में आपको पता है 22 भाग है। तो संविधान का पहला भाग अपने
अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाग सुमेलित कीजिए कि कौन सा भाग कहाँ पे है, तो आपको पूरे 22 भाग याद होने चाहिए, जब भी आप सुमेलित कर पाओगे। संविधान का पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 नागरिक। भाग नंबर 3 है मूल अधिकार। भाग चौथा अपने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भाग 4 का है जो कि मूल कर्तव्य। भाग 5 है संघ। तो संघ में अध्याय बांट 5 अध्याय है संघ में। तो पहला अध्याय कार्यपालिका जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक है अपने। तो अध्याय दूसरा अपने संसद जो कि अनुच्छेद 79 से 122 तक विस्तृत है। अध्याय तीसरा है भाग 5 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है जो कि अनुच्छेद 123 में है। अध्याय 4 जो कि संघ की न्यायपालिका को डिफाइन करता है जो कि अनुच्छेद 124 से 147 है। अध्याय 5 जो कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG को अनुच्छेद मतलब 148 से 151 तक उसको जो भी शक्तियाँ को डिफाइन की गई है वो इसके अंदर है। तो भाग 6 अपना उसमें राज्य। तो राज्य में इसके भी भाग किए अध्याय किए गए। तो अध्याय फर्स्ट अपने साधारण अनुच्छेद 152। अध्याय दूसरा हो जाएगा इसमें कार्यपालिका जो कि अनुच्छेद 153 से 167 तक है। अध्याय तीसरा हो जाएगा राज्य का विधानमंडल जो कि अनुच्छेद 168 से 212 तक अपने। अब अपने अध्याय चौथा अध्याय हो जाएगा ना राज्यपाल की विधायी शक्ति जो कि अनुच्छेद 213 में दी गई है। अध्याय 5 हो जाएगा अपना राज्यों की उच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 214 से 232 तक डिफाइन किया गया। और जो अनुच्छेद 6 हो जाएगा अपना अधीनस्थ न्यायालय। अध्याय छठा अपने इसमें भाग 6 में अध्याय छठा हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय जो कि अनुच्छेद 233 से 237 तक है। भाग 7वां भाग है तो संघ राज्य क्षेत्र निश्चित जो कि निश्चित कर दिया गया, मतलब हटाया नहीं गया लेकिन इसको मतलब कि तो वो जैसे FU कर दे जैसे निश्चित कर दिया गया कि बाद में कभी भी इसको वापस लागू किया जा सकता है। भाग 8 है अपने संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 है अपने पंचायती। भाग 9 का है जिसमें नगर पालिका विस्तृत की गई। भाग 9 का है सहकारी समितियाँ है। भाग 10 जिसमें हम अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आ जाएंगे। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध आ जाएगी। भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद आ जाएंगे। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम आ जाएगा। भाग 14 में संघ और राज्य का दिन सेवा जो कि अपने UPSC की जो तैयारी कर रहे हो वो यही है मेन पॉइंट। भाग 14 का में अधिकरण आ जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन आ जाएगा। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आ जाएंगे। भाग 17 में राजभाषा आ जाएंगी और भाग 18 में अपने आपात उपबंध आ जाएंगे। और भाग अपने ये भाग 19 है जिसमें आ जाएंगे प्रकीर्ण। भाग 20 है उसमें संविधान का संशोधन आ जाएगा। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध आ जाएगा। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन। जैसा कि आपको पता है कि अपने क्लास लगा रही UPSC प्रोफेशनल तरीके से लगा दिया रही है, तो इसमें आपको ये आगे कंप्लीट एक एक भाग लेके अपन चलेंगे कि जो भी वर्ड आएंगे उसको समझते चलेंगे और उसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आई हो क्लास तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। ठीक है दोस्तों।